Hello and good morning, everyone. I welcome you all at Duos IS. I hope everyone is doing well. So, today is 6 February 2024, and we are going to discuss important news and articles from The Hindu newspaper. So, let's see what important news we got today to discuss. But before starting the video, for PDF, join Telegram channel Eduverse IS. लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है. मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें सो दैट सारी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आपकी यहाँ पर कवर हो. तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज हमें क्या क्या डिस्कस करना है. ओके, सो नाउ द फर्स्ट आर्टिकल इज विद 47 वोट्स चंपाई गवर्नमेंट विंस द फ्लोर टेस्ट. अब देखिए हमें यहाँ पर किसके बारे में, ये जो आपकी न्यूज़ है इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या हो जाता है, दिस टॉपिक फ्लोर टेस्ट क्या होता है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए. नाउ इंडिया इज़ अ डेमोक्रेटिक कंट्री, वी ऑल नो दैट. यहाँ पर क्या होते हैं, इलेक्शंस होते हैं. इलेक्शन में हमारे यहाँ मेजोरिटी पार्टी का सिस्टम है कि मतलब जो भी जिस पार्टी को मेजोरिटी में यहाँ पे वोट मिलेंगे वो पार्टी आपकी क्या बनेगी, उस पार्टी की गवर्नमेंट बनेगी. ओके, पहले हम थोड़ा सा इस न्यूज़ को देखते हैं कि ये न्यूज़ क्या है एक्चुअली. So 29 legislator vote against the motion former Chief Minister Hemant Soren arrested by ED. अब यहाँ पर बात करते हैं झारखंड के जो फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे उनको ईडी, जो आपके ईडी है, उनके द्वारा क्या किया गया था, अरेस्ट किया था. इसी के चलते उन्होंने क्या कर दिया था, रिजाइन कर दिया था. अब रिजाइन कर दिया तो मतलब क्या गवर्नमेंट फॉल डाउन हो जाएगी, मतलब क्या गवर्नमेंट गिर जाएगी, हमें फिर से इलेक्शन कराने होंगे. बट ऐसा नहीं होता है. एक्चुअली होता ये है कि जब भी ऐसी कोई सिचुएशन आती है या आपके जो चीफ मिनिस्टर होते हैं वो आपके रिजाइन कर देते हैं, सो इन दैट केस जो गवर्नर होते हैं वो किसी भी पर्सन को, मतलब उन्हें जो लगता है उनके डिस्क्रिप्शन से कि ये पर्सन क्या कर सकता है, चीफ मिनिस्टर बन सकता है और गवर्नमेंट फॉर्म कर सकता है, सो वो क्या करते हैं, वहां पर उस पर्सन को कॉल करते हैं, बुलाते हैं और यहाँ पर उन्हें कहते हैं कि आपसे चीफ मिनिस्टर है. और उन्हें टाइम दिया जाता है कि आपको 10 दिन का टाइम दिया जा रहा है, 15 दिन का टाइम दिया जा रहा है, आप पार्टी फॉर्म करिए और अपनी जो मेजॉरिटी है, क्योंकि हमारे यहाँ जो कॉन्सेप्ट है वो मेजॉरिटी वाला कॉन्सेप्ट है. सो फ्लोर टेस्ट में एक्चुअली ये होती है, जो आपकी जो मेजॉरिटी है गवर्नमेंट की उसे प्रूव करनी होती है. सो इन्होंने यहाँ पे प्रूव करी और ये अब यहाँ पर नई न्यू चीफ मिनिस्टर बन चुके हैं. अब हम फ्लोर टेस्ट की एक बार और बात करते हैं. फ्लोर टेस्ट क्या होता है आपका, देखिए ये सिर्फ स्टेट में नहीं, आपका पार्लियामेंट में, लोकसभा में भी होता है फ्लोर टेस्ट. आपने देखा होगा नो कॉन्फिडेंस मोशन भी जिसे हम कहते हैं. सो इसमें एक्चुअली होता ये है, जैसे कि अभी हम स्टेट की बात करते हैं. स्टेट में आपके कौन है, चीफ मिनिस्टर. क्या इलेक्शन के तुरंत बाद ही चीफ मिनिस्टर को चूज कर लिया जाता है? हाँ. तो जैसे कि अगर ऐसा हम माने कि गवर्नर को लगता है कि इस पर्टिकुलर पर्सन, ये जो पर्टिकुलर पर्सन है और ये पर्टिकुलर जो पार्टी है, इसको हमने चीफ मिनिस्टर बना दिया, क्या वो मेजोरिटी में है, तो ये गवर्नर के ऊपर वो डिपेंड करता है कि वो क्या कर सकते हैं, अपने डिस्क्रिप्शन से किसी भी पर्सन को चीफ मिनिस्टर बना सकते हैं. और उनको टाइम दिया जाता है कि आपको 10 दिन का टाइम दिया जा रहा है, 15 दिन का टाइम जा रहा है कि आप क्या करिए, अपनी मेजोरिटी को यहाँ पर प्रूव करिए. सो इसी तरीके से होता है. अब हम कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस देख लेते हैं टू रिलेटेड फ्लोर टेस्ट. First one is Article 174 subclause 2 subclause B of the Constitution gives power to the governor to dissolve the assembly on the aid and advice of the cabinet. तो कैबिनेट की एड एंड एडवाइस पर गवर्नर क्या कर सकते हैं, असेंबली को डिसॉल्व कर सकते हैं. However, governor can apply his mind when the advice come from chief minister whose majority could be in doubt. लेकिन गवर्नर यहाँ पर क्या कर सकते हैं, गवर्नर जैसे कि जो आपका कैबिनेट होती है, आप इसे ध्यान से समझिए. कैबिनेट क्या करती है, कैबिनेट की एड एंड एडवाइस पर आपके गवर्नर वर्क करते हैं, काम करते हैं. मेनली तो अगर हम देखें तो एड एंड एडवाइस पर ही करते हैं. लेकिन अगर गवर्नर को ये लगता है कि ये जो पर्टिकुलर चीफ मिनिस्टर है ना, अभी ये जो चीफ मिनिस्टर है इनकी मेजोरिटी पर मुझे डाउट है, तो वो क्या कर सकते हैं, वो जो एडवाइस है उसको थोड़ा सा वहां पर थोड़ी देर के लिए डिले कर सकते हैं और यहाँ पर नहीं भी मान सकते हैं. फिर आता है आपका आर्टिकल 174 सब क्लॉज 2 ऑफ द गवर्नर कैन समन द हाउस एंड कॉल फॉर द फ्लोर टेस्ट टू प्रूव वेदर द गवर्नमेंट हैज द नंबर्स. अब यहाँ पर आर्टिकल 174 सब क्लॉज 2 गवर्नर को ये पावर देता है कि वो हाउस को समन कर सकते हैं और पार्टी से कह सकते हैं, जो आपकी गवर्नमेंट है उनसे ये कह सकते हैं कि वो अपना जो नंबर है उसे प्रूव करके यहाँ पर दिखाएं. अब इसके बाद फिर स्पीकर का भी आ जाता है. आप देखेंगे इन 2020 द सुप्रीम कोर्ट इन शिवराज सिंह चौहान वर्सेस ओआरएस वर्सेस स्पीकर upheld the power of the speaker to call for the floor test if there is a prima facie view that government has lost its majority. तो आप सभी को यहाँ पर पता होगा, ये मध्य प्रदेश का केस है. मध्य प्रदेश 2020 में क्या हुआ था,
इवन स्पीकर के पास भी पावर है कि अगर स्पीकर को लगता है अगर कोई प्राइमा फेसी व्यू आ जाता है, सो वहां पर स्पीकर भी क्या कर सकते हैं, फ्लो टेस्ट को कॉल कर सकते हैं। ओके, व्हेन द हाउस इज इन सेशन इट इज द स्पीकर हु कॉल फॉर द फ्लो टेस्ट। तो ये स्पीकर का होता है कॉल कि वो फ्लो टेस्ट को क्या करें, यहाँ पर कॉल करें। सो व्हेन द असेंबली इज नॉट इन सेशन द गवर्नर्स रेस्ट्रिक्टिव पावर अंडर आर्टिकल 163 अलाउ हिम टू कॉल फॉर अ फ्लो टेस्ट। देखिए, अगर आपका सेशन चल रहा है, असेंबली का सेशन यहाँ पर चल रहा है, सो इस केस में स्पीकर के पास पावर है कि वो फ्लो टेस्ट को क्या कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। बट असेंबली इज नॉट इन सेशन, मतलब आपकी असेंबली सेशन में नहीं है, एंड गवर्नर को लगता है कि यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट है इनकी मेजोरिटी पर, सो गवर्नर का यहाँ पर रेसिडरी पावर है अंडर आर्टिकल 163 जिसको वो अलाउ करते हैं कि फ्लो टेस्ट को कॉल कर सकते हैं। आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू। ना आर्टिकल 163 काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एन एडवाइस ऑफ द गवर्नर, ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का क्या होता है कि वो गवर्नर को एड एन एडवाइस करते हैं। सो देयर शैल बी अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द चीफ मिनिस्टर एट द हेड टू एड एन एडवाइस द गवर्नर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज फंक्शंस एक्सेप्ट इन सो फार एज ही is by or under this constitution required to exercise his functions or any of them in his discretion। ओके, सो यहाँ पर आर्टिकल 163 क्या प्रोवाइड करता है, आर्टिकल 163 प्रोवाइड्स कि ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं, चीफ मिनिस्टर्स हैं, है ना, जिसको चीफ मिनिस्टर क्या करते हैं, हेड करते हैं, तो उनकी एड एंड एडवाइस पर गवर्नर अपनी ड्यूटीज को एक्सरसाइज करते हैं। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज अ क्रिटिकल व्यू ऑफ सैनिटेशन मिरेकल इन रूरल इंडिया। अब देखिए, यहाँ पर जो सैनिटेशन मिरेकल की हम बात कर रहे हैं, इसका एक क्रिटिकल व्यू यहाँ पर प्रेजेंट किया गया है। आप सभी को पता है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में हमारे जो 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, उसमें जो हमारा 6 नंबर का सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है वो क्या है, एक्सेस टू क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। ये आप लोगों को याद रखना है, कहीं पर भी वाटर रिलेटेड यहाँ पर टॉपिक आता है, सब्जेक्ट है आपके पास, या फिर सैनिटेशन से रिलेटेड यहाँ पर सब्जेक्ट है, तो वहां पर आप कोट कर सकते हैं SDG 6। SDG 6 क्या है आपका, एक्सेस टू वाटर एंड सैनिटेशन, ये आपका एक गोल है। इसके लिए यहाँ पर हम बात करते हैं पब्लिक सैनिटेशन प्रोग्राम की, या ये सिर्फ आज से नहीं हो रहा है कि हमें यहाँ पर स्वच्छ भारत अभियान आया है, ओपन डेफिकेशन जो फ्री सिस्टम यहाँ पर आया है, इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना है, तो ये आज से नहीं चल रहा, ये बहुत सालों पुराना, मतलब अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखेंगे तब से यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट है यहाँ पे वेरियस सब्सिडीज लेकर आ रही है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकें, सैनिटेशन को प्रमोट कर सके। Now, so the beginning with the launch of highly subsidized central rural sanitation program, ये सबसे ज्यादा highly subsidized central program है, in 1986 में इसको लॉन्च किया गया था। The total sanitation campaign in 1999 marked the shift from highly subsidy regime to low subsidy one and the demand driven approach। तो यहाँ पर फिर क्या होता है, सबसे पहले 1986 में आपकी एक कह सकते हैं स्कीम आती है जिसमें बहुत ज्यादा सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड की जा रही थी, लेकिन फिर आपका क्या होता है, टोटल सैनिटेशन कैंपेन होता है इन 1999 जिसमें हम हाई सब्सिडी से लोअर सब्सिडी की तरफ मूव करते हैं, और ये जो स्कीम होती है आपकी कह सकते हैं बहुत ही डिमांड ड्रिवन होती है ना। इन 2014 आपका स्वच्छ भारत मिशन आता है, उसके बाद स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण आता है। देन इसमें हमारा जो मार्क होता है ये होता है कि हमें इंडिया को ओपन डेफिकेशन फ्री बनना है बाय अक्टूबर 2019। अब डेटा और बिहेवियरल पैटर्न की हम बात करते हैं। सो इंडिया सैनिटेशन कवरेज इन द कंट्री इंप्रूव बाय 39% इन 2014 टू 100% इन 2019। इसमें ये कहा जा रहा है, अगर हम डेटा उठाकर देखते हैं, हमारे पास जो डेटा है 2014 में जो सैनिटेशन कवरेज था इट वॉज 39%, बट इन 2019 में इट इज 100%। दिस ये किसका है, आपका डेटा शो कर रहा है, डेटा के द्वारा हमारा ये पूरा शो हो रहा है। उसके बाद आप देखेंगे द फोकस हेयर was on the sustainability of initial achievements by promoting solid and liquid waste management and covering those household left out earlier। अब देखिए, पहले हम समझते हैं ओपन डेफिकेशन सिस्टम की। ये तो पूरा यहाँ पर डेटा दिया गया है आपके सामने, ठीक है, कि कहाँ पर क्या चीजें हैं, लेकिन अभी ये जो आर्टिकल का क्रक्स है उसे समझते हैं। हमें क्या बना था, हम ओपन डेफिकेशन सिस्टम को लेकर आए। इसका मेन रीजन ये था कि स्पेशली रूरल एरिया में आप देखेंगे जो लोग थे, पीपल थे, वो ओपनली मतलब खुले में शौच के लिए जाते थे। उनका ये था कि मतलब खुले में शौच करना है, उनका एक मिथ रहता था कि घर में वॉशरूम ऐसे अटैच नहीं होना चाहिए, जो शौच ये जो है इसको, मतलब उनकी जो एक आइडियोलॉजीज होती है ना कि ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके कारण बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी, पहले क्या होता था, आपका पॉल्यूशन होता है,
ठीक है, पॉल्यूशन। दूसरा, यहाँ पर पॉल्यूशन के साथ साथ जो वेरियस यहाँ पर डिसीजेस हैं वो फैलती हैं। थर्ड, इसमें जो विमेन है, विमेन को कुछ ऐसी ऐसी बीमारियों का फेस करना पड़ता था जो कि कई बार विमेन उसको पब्लिक के सामने रख भी नहीं पाती थी, किसी से कह भी नहीं पाती थी। तो विमेन को यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। पहली बात तो उन्हें हेल्थ इश्यूज होते थे, एंड सेकेंड थिंग कि विमेन में क्या होता था कि ओपन डेफिकेशन सिस्टम ये इसलिए लाया गया, जिससे खुले में जब शौच करने जाते हैं तो दिन के टाइम पर, है ना, विमेन शौच के लिए नहीं जा सकती थी, क्योंकि उन्हें क्या खुले में जाना पड़ता था। और दिन में उनको पूरे अंधेरे अंधेरे, या तो वो रात में जाएं या फिर जो सुबह एकदम सुबह वाली रात होती है, आपने देखा होगा जब सनराइज होता है उससे पहले जो अंधेरा होता है, कि वहां तक में विमेन उनको जो भी काम करना है वो फ्री होकर आ जाए, क्योंकि वो उजाले में जब लाइट आ जाती है तो विमेन यहाँ पर वॉशरूम के लिए नहीं जा सकती हैं, है ना, क्योंकि उन्हें खुले में जाना पड़ता था। इसके कारण बहुत सारी बीमारियां फैल रही थी। सो इन्हीं सारे पॉइंट्स को मद्देनजर रखते हुए यहाँ पर क्या किया गया, आपका ओपन डेफिकेशन सिस्टम आया है। फिर इसका जो फेज 2 है उसे भी लॉन्च किया गया था, जिसमें ओपन डेफिकेशन सिस्टम से हमें ओपन डेफिकेशन ODF प्लस यहाँ पर 2024 एंड 2025 तक बनने का हमारा टारगेट है। ओके, अब देखिए यहाँ पे टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन तो हुआ, है ना, टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन हुआ, बट उस टॉयलेट का यूज कितना हो रहा है ये सबसे बड़ा चैलेंज है। लोग यहाँ पर टॉयलेट का कंस्ट्रक्शन करवा लिया कि हाँ ये हमारा टॉयलेट बन गया, 2-4 ईंटों से यहाँ पर दीवार बन गई, और हमने जो आपका जो वो सीट है उसको यहाँ पर रख दिया और फोटो क्लिक करी भेज दिया। इससे क्या हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट का ये था कि हम उन्हें क्या करेंगे, पैसे भी देंगे। तो सिर्फ इस तरीके से चीजें हो रही हैं। पहली चीज क्या आ रही है, लोगों का जो बिहेवियर चेंज है वो नहीं हो पा रहा है ना, कि लोगों को ये है कि ये बंद है, हमें खुले में शौच करने की आदत है, ये वो, और हम 10 किलोमीटर पैदल चल के जाते हैं आते हैं, तो इससे हमारा एक वॉक हो जाता है, तो ये बिहेवियरल पैटर्न हो जाता है। सेकंड, इंफ्रास्ट्रक्चर, कि नॉर्मली हमने यहाँ पे क्या किया, ऐसे बिल्ड कर दिया है। थर्ड, यहाँ पर जो आपका जहां पर हमने टॉयलेट को बिल्ड किया, लोग उसे यूज भी कर रहे हैं, हमने माना, लेकिन उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो कब तक सबसाइड, उसे क्लीन करना, जब वो फिल हो जाएगा तो वो क्लीन कैसे होगा, वहां का जो गेट है, ये सारी चीजें प्रॉब्लम आ जाती हैं। फोर्थ, इसमें क्या आ जाता है, इससे वाटर को भी लिंक कर दिया कि यहाँ पर टैप वाटर कनेक्शन नहीं है, पहली बात तो ये। सेकंड थिंग, उन्हें क्या करना पड़ता है, बकेट में पानी लेकर जाना पड़ता है। सो ये सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर उन लोगों को फेस करनी पड़ रही हैं। सो ये यू विल सी नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस सर्वे 69th राउंड shows that in 2012 when 59% of the rural household has no access to toilet, यहाँ पर 59% जो रूरल एरिया थे उसमें कोई भी एक्सेस नहीं था टॉयलेट का। द प्राइमरी रीजन फॉर नॉट यूजिंग वन वर्ड, उनका जो प्राइमरी रीजन था दैट नॉट हैविंग अ सुपर स्ट्रक्चर, उनका सुपर स्ट्रक्चर नहीं था, फैसिलिटी माल फंक्शनिंग थी, द फैसिलिटी बीइंग अनहाइजीनिक अनक्लीन एंड पर्सनल रीजंस। तो देखिए सुपर स्ट्रक्चर हुआ पहली चीज, फैसिलिटी माल फंक्शन, यहाँ पे जो फैसिलिटीज थी वो प्रोवाइड नहीं थी, और हाइजीन और अनक्लीन ये सेकंड था, और पर्सनल रीजंस में 23% आ जाता है। तो ये सर्वे यहाँ पे पूरा कंडक्ट किया गया, ये बताया गया कि कहाँ पर किस स्टेट में हमने देखा कि लोग कितना यूज कर रहे हैं, कितना यूज नहीं कर रहे हैं। उसके बाद हाउस होल्ड साइज एंड सोशल नॉर्म्स भी आ जाता है। जो कुछ टॉयलेट्स इतने छोटे बनाए गए कि लोग उसमें मतलब कि कंफर्टेबल ही नहीं हो पा रहे हैं, है ना, तो उनका साइज बहुत ही ज्यादा छोटा रखा गया है। कुछ साइजेस यहाँ पर बड़े बनाए गए हैं, जैसे कि आपके जो कह सकते हैं जो पंचायत में यहाँ पर हेड होता है, पंचायत हेड होते हैं, तो उनके प्रधान होते हैं, इनके बड़े बड़े टॉयलेट्स बनाए गए हैं, और जो घर में छोटे छोटे लोग हैं गांव में उनके लिए छोटे छोटे। तो और सेकंड थिंग, इसमें जो वाटर की एक्सेस है वो भी यहाँ पर हो जाती है, डिफिकल्टी होती है। इसी के चलते आप सभी को पता होगा कि जल जीवन मिशन भी क्या किया गया, आपका लॉन्च किया गया कि हम क्या करेंगे, टैप वाटर कनेक्शन हर एक घर में पहुंचाया जाएगा बाय 2024। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। तो उसमें देखिए सैनिटेशन मेरिकल ऐसा नहीं हो सकता है कि मतलब हम डेटा जो हमारे सामने आ रहा है, ठीक है, हम डेटा पर रिलाई नहीं कर सकते, ग्राउंड रियलिटी क्या है, एक्चुअल रियलिटी क्या है, हमें उस पर फोकस करना होगा और उस बेसिस पर हमें यहां पर काम करना होगा। आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं। सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज अन उत्तर प्रदेश मॉडल टू टैकल माल न्यूट्रिशन। यहाँ पर उत्तर प्रदेश में एक बहुत ही अच्छा मॉडल अपनाया गया है, जिसके थ्रू उन्होंने क्या किया, माल न्यूट्रिशन को टैकल किया। माल न्यूट्रिशन मतलब आपका जो कह सकते हैं हम क्या, माल न्यूट्रिशन मतलब आपको जो
बीमारी नहीं है जिसमें आपको न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है ना, कुपोषण जिसे हम कहते हैं हिंदी में। सो उत्तर प्रदेश इज अ रिमार्केबल एग्जाम्पल ऑफ द इंपॉर्टेंस ऑफ विमेन्स एम्पावरमेंट इन टैकलिंग माल न्यूट्रिशन बाय सपोर्टिंग कम्युनिटी बेस्ड माइक्रो इंटरप्राइजेस लेड बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप। यहाँ पर एक छोटा सा माइक्रो इंटरप्राइज है, आप ऐसा कह सकते हैं, जो कि जिनका काम क्या एक तरीके से जो आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप होता है और माइक्रो इंटरप्राइजेस है। तो इस इंटरप्राइजेस में मेनली क्या किया जाता है, जो आपके न्यूट्रिशियस फूड होते हैं, फोर्टिफाइड फ्रूट्स होते हैं, फूड होते हैं, उन्हें प्रोड्यूस किया जाता है। और जो प्रेग्नेंट विमेन हुए हैं, आपकी जो ब्रेस्ट फीडिंग मदर है, चिल्ड्रन है, उन्हें ये प्रोवाइड किया जाता है थ्रू द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस प्रोग्राम। आपको क्लियर हुआ? हमारा एक माइक्रो इंटरप्राइज है और हम कह सकते हैं कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है, जो कि जिनका काम क्या है कि वो प्रोड्यूस करते हैं फोर्टिफाइड एंड न्यूट्रिशियस फूड। आपके जो फूड आइटम्स होते हैं उन्हें न्यूट्रिशियस बनाते हैं और फोर्टिफाइड बनाते हैं। और जो भी हमारी प्रेग्नेंट विमेन हैं और ब्रेस्ट फीडिंग विमेन हैं, उन्हें ये थ्रू इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस के थ्रू उन्हें घर तक राशन प्रोवाइड किया जाता है। तो ये गवर्नमेंट का क्या था, आपका उत्तर प्रदेश की गवर्नमेंट का ये मिशन था। इससे देखिए दो चीजें निकल कर आती हैं। पहली चीज कि सेल्फ हेल्प ग्रुप है, ठीक है, तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ। आप यहाँ पर पूरा डेटा देखेंगे कि एंगेजिंग विमेन फ्रॉम द कम्युनिटी टू रन द टेक होम राशन प्रोडक्शन यूनिट इज अ गेम चेंजर। द यूनिक जेंडर ट्रांसफॉर्मेटिव अप्रोच प्रोवाइड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी। यहाँ पर जो लोकल विमेन है उन्हें लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रहा है, उन्हें इकोनॉमिकली एम्पावर कर रहा है। ओवर 4000 विमेन हैव ऑर्गेनाइज्ड देमसेल्फ इन 2004 सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। यहाँ पर 4000 विमेन ने 204 जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं उनमें क्या किया, अपने आप को ऑर्गेनाइज किया है और रजिस्टर किया है। ओके, सो दे हैव बीन प्रोवाइड विद मशीनरीज। उनको मशीनरीज, रॉ मटेरियल्स यहाँ पर प्रोवाइड किया जाता है। जो वीट्स होते हैं, आपकी जो राइस हैं, सब्सिडाइज प्राइस में प्रोवाइड किए जाते हैं। और वो क्या करते हैं, उन्हें फोर्टिफाइड करते हैं। फोर्टिफाइड करके वो क्या करते हैं, उस पूरे राशन को घर घर तक पहुंचाते हैं। ऐसा भी नहीं कि आपको राशन लेने जाना पड़ेगा, नो, आपको वो घर घर तक पहुंचाएंगे। सो ये एक्सेलेंट प्रोजेक्ट था, जिसमें यहाँ पर लोकल इकोनॉमी में भी हमने देखा बूम हुआ और जो लोकल लोग हैं इसमें यहाँ पर इंक्लूड हुए और विमेन को एक अपॉर्चुनिटी मिली। सो द शिफ्टिंग टू डिसेंट्रलाइज मॉडल, विमेन फ्रॉम सेल्फ हेल्प ग्रुप्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग स्पेसिफिक कैलोरी वैल्यू राशन एंड इट्स सप्लाई। और उनका जो पैकेट होता है जिसमें वो राशन को सप्लाई करते हैं, वो सारी चीजें इसमें इंक्लूड करते हैं कि इसमें कितना क्वालिटी मिल्क पाउडर है, वाइटामिन है, मिनरल्स हैं, सारी चीजें हैं जिससे वो माल न्यूट्रिशन को क्या कर सके, प्रिवेंट कर सके। ये सारी चीजें उसमें यहाँ पर ऐड की गई हैं। इवन जो नेशनल एग्रीडेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लेबोरेटरी, एक्सीलरेटेड लेबोरेटरी टेस्ट भी क्या है, उनके जो प्रोग्राम्स हैं आंगनवाड़ी में डिस्पैच करने से पहले दे टेस्ट ऑल द प्रोडक्ट्स बिफोर डिस्पैचिंग टू द आंगनवाड़ी सेंटर टू सर्टिफाई द रिक्वेस्टाइड कैलोरीज एंड प्रोटीन वैल्यूज एंड इंश्योर फूड सेफ्टी। तो यहाँ पे फूड सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए इसका पूरा टेस्ट भी किया जाता है। ऐसे ही नहीं कि हमने बनाया और डायरेक्ट यहाँ पे पहुंचा दिया, ऐसा नहीं। ओके, सो FP has collaborated with the Department of Women and Child Development to enhance the nutrition value and utilization of supplementary nutrition provide through the ICDS scheme in the state। तो यहाँ पर जो आपका WFP है, उन्होंने भी Department of Women and Child Development से यहाँ पर collaboration किया है, जिससे कि हम क्या कर सकें, ये जो हमारी स्कीम है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इसके थ्रू जो यहाँ पर न्यूट्रिशन और सप्लीमेंट्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं उस पर हम फोकस कर सकें। सो टू इंश्योर गुड अपटेक ऑफ द वेराइटी ऑफ प्रोडक्ट डेवलप, देयर वाज अ रिसर्च इंक्लूडेड। यहाँ पर पहले रिसर्च हुआ है, प्रोडक्शन का ट्रायल हुआ है, सेल्फ लाइफ एनालिसिस हुई है कि मतलब राशन को कितने दिनों तक रखा जा सकता है। उसके बाद पूरी एक्सेप्टेबल स्टडीज हुई हैं। आफ्टर दैट यहाँ पर राशन को प्रोवाइड किया जा रहा है। ओके, इस प्रोडक्ट में क्या क्या चीजें, जैसे कि आटा बेसन हलवा, आटा बेसन बर्फी, दलिया, मूंग दाल खिचड़ी, एनर्जी डेंस हलवा, तो ये सारी चीजें इसमें जो रेडी टू मील है, डायरेक्टली सिर्फ आपको क्या करना है, उसको तुरंत ही बनाना है और मतलब आप उसको खा सकते हैं। इससे क्या होगा, जो आपकी फीडिंग प्रैक्टिस है वो भी इंक्रीज होगी। उसमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जा रही है कि साथ साथ में कि आपको बच्चों को कैसे फीड करना है ना। साथ साथ उस पैकेजिंग में जो है, जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, न्यूट्रिशनल इंफॉर्मेशन के साथ साथ जो कुकिंग इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए कि हाउ यू हैव टू कुक दिस आइटम, आपको कैसे यहाँ पर इसे कुक करना है। सो फॉस्टरिंग इनोवेशन एंड सस्टेनेबिलिटी, तो यहाँ पर आपका ऐप बेस्ड सॉल्यूशन भी लेकर आया गया है कि हम क्या कर सकते हैं कि बच्चे को कैसे यहाँ पर डेवलप करना है, मतलब कि उसका जो ग्रो अप कैसे करना है ना। उसके लिए यहाँ पर क्या किया गया, विमेन को यहाँ पे जितनी भी कैपेसिटी है उसको प्रोवाइड किया गया है। ओके, सो द इम्प्रूव द अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन यूनिट,
विल रिसीव ट्रेनिंग टू डेवलप न्यूट्रिशियस प्रोडक्ट फॉर द लोकल मार्केट। यहाँ पे इवन जो विमेन है उन्हें ट्रेनिंग भी प्रोवाइड की जा रही है कि किस तरीके से वो जो प्रोडक्ट्स है उसको यहाँ पर प्रोड्यूस कर सकते हैं। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। तो इसी तरीके के हम कुछ प्रोग्राम, ये उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छा मॉडल जो है आप सभी स्टेट्स के लिए यहाँ पे प्रेजेंट किया है, हम इसे बड़े लेवल तक लेकर जा सकते हैं। और ये जो माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है स्पेशली इन विमेन, जो एनीमिया, माल न्यूट्रिशन, ये जो प्रॉब्लम है इसको हम टैकल कर सकते हैं। ओके, सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू। ओके, नाउ द नेक्स्ट आर्टिकल इज म्यांमार सिविल वॉर एंड इंडियाज इंटरेस्ट। म्यांमार का सिविल वॉर, आप सभी को इसके बारे में पता है कि इन 2021 म्यांमार की मिलिट्री ने क्या किया था, वहां की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी सो उसमें एंटिसिपेट किया और रेजिस्टेंट मूवमेंट्स हुए यहाँ पर कुछ, और उसके बाद मिलिट्री ने क्या कर लिया, टेक ओवर कर लिया। ये अभी कन्फ्लिक्ट वहां पर चल ही रहा है, बट इंडिया का क्या इंटरेस्ट आ जाता है, इंडिया का क्या स्टेक है इसमें। सो इंडिया में वहां पे इंडिया का जो एक कालादान मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट है इन म्यांमार, ये अभी भी ऑलरेडी यहाँ पर डिले हो रहा है। और इस इशू के कारण जो मिलिट्री ने टेक ओवर किया है अभी, उसके कारण और इसमें कुछ जियो इकोनॉमिक और जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस हमें देखने को मिल रहा है। पहले हम बात करते हैं ये जो हमारा कालादान प्रोजेक्ट है, इसका मेनली एम ये है कि नॉर्थ ईस्ट रीजन में, हमारा जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहां पर हमें जो जियो पॉलिटिकल चैलेंजेस और जियो इकोनॉमिक चैलेंजेस आ रहे हैं उसे एड्रेस करने के लिए हमें बनाया जा रहा है। क्योंकि वो जो रीजन है, आप नॉर्थ ईस्ट की बात करेंगे, आप ये पार्ट देखिए, ये पूरा लैंडलॉक है ना। अगर हमें यहाँ पे ट्रांसपोर्ट करना है, कुछ भी करना है, तो सिर्फ आपका ये सिलीगुड़ी जो कॉरिडोर है, सिर्फ एक ही कॉरिडोर है, वहां पर भी चाइना की प्रेजेंस हमें हर वक्त दिखाई देती है। तो हमने यहाँ पर आपका ये जो प्रोजेक्ट आ जाता है, कौन सा, कालादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट प्रोजेक्ट, इसमें आप देखेंगे हमारा मेन ऑब्जेक्टिव ये था कि आपका जो नॉर्दर्न ईस्ट, ये वाला जो रीजन है, यहाँ से हम म्यांमार से होते हुए सितवी पोर्ट और हम ये इंडिया की तरफ, ये जो सी रूट से होते हुए हम इस रूट को यहाँ पर, ये जो हमारा ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट होगा, लेकिन अभी इसमें ये एडवर्सली बहुत ज्यादा अफेक्ट हो रहा है। उसके बाद इंडिया म्यांमार ने 2008 में कालदान प्रोजेक्ट को इसको साइन किया था, बट द ऑपरेशनलाइजेशन ऑफ द प्रोजेक्ट वॉज डिले बिकॉज ऑफ रग टेरेन। यहाँ पे जो रग टेरेन है, इनएडिक्वेट इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हमें देखने को मिली है, और सिक्योरिटी चैलेंजेस के कारण ये प्रोजेक्ट आपका इसमें डिले हो रहा है। उसके बाद सितवे पोर्ट की बात करते हैं, ये इनलैंड वाटर टर्मिनल है एट द पेटवा, हैव बीन कंप्लीटेड इन पास्ट फ्यू ईयर्स। रोड कंस्ट्रक्शन इज फेसिंग चैलेंजेस ड्यू टू प्रिवेलिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन म्यांमार। अब यहाँ पर जो रोड कंस्ट्रक्शन में है उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं ड्यू टू सिक्योरिटी प्रॉब्लम। उसके बाद यहाँ पे कोतनिक मिजोरम में हमने देखा था जो इथनिक कन्फ्लिक्ट हो रहा है ना, ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम बनता जा रहा है। उसके बाद इंडिया एंड म्यांमार हैव लॉन्च कोऑर्डिनेटेड ऑपरेशन अगेंस्ट अराकन आर्मी यूनिट दैट वर ऑपरेटिंग क्लोज टू इंडियाज बॉर्डर नियर मिजोरम थ्रेटनिंग द कालादान प्रोजेक्ट। अब इसमें यहाँ पर क्या हो रहा है कि इंडिया और म्यांमार साथ में आकर उन्होंने क्या किया, एक ऑपरेशन लॉन्च किया है अकरन आर्मी के अगेंस्ट में। और ये जो ऑपरेशन हो रहा है कहाँ ऑपरेट हो रहा है, आपके मिजोरम की बॉर्डर के पास में, जो कि क्या कर रहा है, आपका जो कालादान प्रोजेक्ट है इसको थ्रेट कर रहा है। इवन इन 2019 जो इंडियन वर्कर्स थे इस प्रोजेक्ट के, उनको किडनैप भी किया गया था इस अराकन आर्मी के द्वारा, और उसमें से हमने ये देखा था कि उनको रिलीज तो किया गया था, बट जब ये किडनैपर्स ने इनको वर्कर्स को किडनैप किया था तो किडनैपिंग के टाइम पर ही उनकी कस्टडी में ही एक पर्सन की यहाँ पर क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है ड्यू टू कार्डियक अरेस्ट। अब यहाँ पर चाइना का इन्वेस्टमेंट भी इस रीजन में बहुत ज्यादा ग्रो कर रहा है, क्योंकि ये जो चाइना किसको सपोर्ट कर रहा होगा, अराकन आर्मी को, आप सभी को यहाँ पर पता है, ठीक है। चाइनीज यहाँ पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रहा है म्यांमार में, क्योंकि चाइना का भी इंटरेस्ट है यहाँ पर, आप सभी ने देखा होगा। इवन यहाँ पर चाइना म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर भी है ना, जिसमें जो चाइना क्या कर रहा है, वेरियस जो पार्ट्स है वहां पर कंस्ट्रक्शन कर रहा है। उसके बाद चाइना क्या करता है, जैसे कि देखिए आप सभी को पता है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में चाइना एक परमानेंट मेंबर है, इंडिया परमानेंट मेंबर नहीं है, तो थोड़ा सा ये क्या करता है, चाइना का एक प्लस पॉइंट है, कह सकते हैं चाइना के लिए प्लस पॉइंट हो जाता है कि इंटरनेशनल लेवल पर म्यांमार को चाइना क्या कर सकता है, सपोर्ट कर सकता है। इसलिए थोड़ा चाइना म्यांमार का जो रुख है वो किसकी तरफ मुड़ा हुआ है, आपका चाइना की तरफ। ओके, सो द चाइना इज इन अ पोजीशन टू एक्सटेंड पॉलिटिकल एंड मिलिट्री सपोर्ट। अभी चाइना कैसी पोजीशन पर है कि वो पॉलिटिकल और मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता है वेरियस एथनिक आर्म ग्रुप्स को एज वेल एज मिलिट्री आर्मी टू प्रोटेक्ट इट्स इकोनॉमिक इंटरेस्ट। तो ये चाइना का प्लस पॉइंट आ जाता है, क्योंकि अब इंडिया क्या एक लिबरल डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहां पर हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, है ना। सो हमें यहाँ पर एक बैलेंस्ड व्यू लेकर चलना होगा। ऑल्दो हमारे रिलेशन म्यांमार की मिलिट्री के साथ बहुत अच्छे हैं, ऐसा हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, बट स्टिल वी आर अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमें यहाँ पर देखना होगा। उसके बाद ये जो हमारा कालादान प्रोजेक्ट है,
there are important takeaways from the progress of the Kaladan project. Since India is a liberal democracy, its external engagement will closely monitor for its impact. हमारा जो एक्सटर्नल एंगेजमेंट है वो उसको क्या करता है, बहुत ही क्लोजली इम्पैक्ट कर रहा है. सो अभी हम फर्दर देख इसमें हमारे लिए क्या निकल कर आता है. आई होप आपको ये आर्टिकल यहाँ पर क्लियर होगा. सो म्यांमार बॉर्डर्स स्टेट एंड इंडिया स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट, इसमें बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है. हमारी बहुत सारी स्टेट्स की बॉर्डर आप देखेंगे यहाँ पर म्यांमार के साथ यहाँ पर लगती है. ठीक है. सो आई होप दिस आर्टिकल इज क्लियर टू यू. नाउ नेक्स्ट मूव करते हैं. सो द नेक्स्ट आर्टिकल इज क्वाड समिट मोर लाइकली आफ्टर यूएस पोल इन नवंबर इन वन. अब देखिए क्वाड की समिट होने वाली थी 2024 में, सॉरी. यहाँ पर जो यूएस के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन साहब को, उनको यहाँ पर इनवाइट किया गया था 26 जनवरी रिपब्लिक डे के लिए एज अ चीफ गेस्ट, बट उन्होंने डिनाई कर दिया. क्यों डिनाई किया? क्योंकि उनके कुछ पर्सनल इश्यूज नहीं, इवन इलेक्शंस आने वाले हैं, तो ही वॉज एंगेज ऑल दीज थिंग्स. और उन्होंने कहा कि क्वाड की समिट तो यहाँ पर 26 और 27 जनवरी को होने ही वाली है, सो ही विल बी हियर. बट अभी ऐसा यहाँ पर नजर आ रहा है कि जो क्वाड की समिट होगी, यूएस पोल यहाँ पर जब तक यूएस के इलेक्शन नहीं हो जाते नवंबर में, उसके बाद ही यहाँ पर क्वाड की समिट आपकी होगी. सो यूएस एम्बेसडर एरिक ग्रेसडी सेज क्वाड एजेंडा विल बी मोर productive by 2024 and at a discussion on the grouping's new version, former officials clarified it was the US and Australia and not India that pulled out of the Quad in 2007. अब देखिए क्वाड के बारे में हम देख लेते हैं. क्वाड क्या है आपका? क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग कॉमनली नोन एज क्वाड इज एन इनफॉर्मल एसोसिएशन कंप्राइजिंग इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान. इसमें 4 ग्रुप्स हैं आपके, मतलब 4 स्टेट्स हैं, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट्स, ऑस्ट्रेलिया एंड जापान. ये कब ओरिजिनेट हुआ था? इन 2007 व्हेन 4 कंट्रीज हैड देयर फर्स्ट मीटिंग इन साइडलाइंस ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन. जो आपका आसियान था, इसकी साइडलाइन में इनकी फर्स्ट मीटिंग हुई थी और इसी के चलते 2017 में क्वाड ओरिजिनेट होता है. इसका ओवल्यूशन की बात करते हैं आप यहाँ पर देखेंगे. इंडियन ओशन सुनामी आती है, कंडक्ट होता है 2004 में, इसके कुछ ऑपरेशंस चलते हैं. फिर हमें लगता है कि जो आपका इंडियन ओशन रीजन है ना, यहाँ पर मिलिट्री सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए और एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए हमें ऐसी ग्रुपिंग बनानी चाहिए. चाइना का जो रिस्पॉन्स है, चाइना का जो प्रेजेंस है इंडियन ओशन रीजन में बहुत ज्यादा आपका बढ़ रहा है. और अगर चाइना का यहाँ पर प्रेजेंस इंक्रीज होता है, जैसे कि ताइवान की बात करते हैं, आपका जो साउथ चाइना सी है ना, तो अगर यहाँ पे चाइना की प्रेजेंस बढ़ती तो ये हमारे लिए खतरा बन सकता है. सो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि चाइना को मतलब कि टैकल करने के लिए ही क्या है आपका क्वाड यहाँ पे ये ग्रुपिंग बनाई गई है. आई होप दिस वन इज क्लियर टू यू. सो आज इतने ही इंपॉर्टेंट न्यूज और आर्टिकल्स थे. आई होप आपको सारी चीजें यहाँ पर क्लियर होंगी. बट स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क इन कॉमेंट सेक्शन. आज का वीडियो कैसा लगा एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा. अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें. सो दैट्स फॉर ऑल टुडे. थैंक यू सो मच फॉर डिस्कशन.